नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की पॉलिटी का एक नया टॉपिक स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्थानीय स्वशासन होता क्या है? स्थानीय स्वशासन से आशय है कि जहां पर जनता का निवास है वहां तक जनता को सुविधा देने के लिए संस्थाओं का निर्माण करना। जैसे केंद्र में संभालते हैं काम प्रधानमंत्री, राज्य में संभाल जाता है मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर के द्वारा। पर एक चीफ मिनिस्टर एक गाँव की व्यवस्था को नहीं संभाल सकता है, क्योंकि भारत जो है वह गांवों का देश है। एक चीफ मिनिस्टर जाकर एक सिटी के अंदर व्यवस्था नहीं देख सकता है। तो वहाँ के लोगों को सुविधाएं पहुँचाने के लिए और उनके विकास करने के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया गया। जैसे ग्रामीण स्तर पर पंचायतों का निर्माण किया गया, तो उसी प्रकार शहर के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों की स्थापना की जाती है। तो ये दोनों जो होते हैं वह स्थानीय स्वशासन का ही पार्ट होते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम स्थानीय स्वशासन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तथा पंचायती राज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, और इसके अंदर वही डिटेल दी जा रही है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात आती है कि आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत वॉयसराय लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तो भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करने का कार्य लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट देखते हैं कि इसको जो वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया वह 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा किया गया था। अर्थात स्थानीय स्वशासन को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने का कार्य 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम बंगाल के अंदर स्थानीय सरकार अधिनियम पारित किया गया। अगर वो पूछते हैं कि भारत के अंदर सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वह बंगाल से हुई थी। और राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम बीकानेर रियासत के अंदर ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया। भारत के अंदर सबसे पहले बंगाल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी, जबकि राजस्थान के अंदर जो देशी रियासतें थी उनमें से सर्वप्रथम बीकानेर रियासत ऐसी थी जहाँ पर ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया था। स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है, तो स्थानीय स्वशासन जो है वह राज्य सूची का विषय है। जैसे हमारे भारतीय संविधान में कार्यों को किस प्रकार से बांटा गया है उसके लिए मुख्य रूप से 3 सूचियां हैं। एक है आपके राज्य सूची, एक आती है आपकी केंद्र सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर अधिक कानून बनाने का कार्य राज्य सरकार का होता है, और केंद्र सूची के विषयों पर नियंत्रण व कानून बनाने का जो कार्य होता है वह केंद्र सरकार का होता है। जबकि समवर्ती सूची ऐसी होती है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकें। तो जब हम भारतीय संविधान की जिन सूचियों की बात करेंगे तब जाकर हम इस पर डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर 3 सूचियाँ होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची का जो दूसरा नाम है उसे हम संघ सूची के नाम से भी जानते हैं। तो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जबकि स्थानीय प्रशासन जो होता है वह राज्य सूची का विषय है। अब स्थानीय प्रशासन को लागू करने के लिए कुछ समितियों का निर्माण किया गया था। उनमें से जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण समिति आती है बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। सबसे पहला स्तर था ग्रामीण स्तर पर पंचायतें होनी चाहिए, खंड स्तर पर पंचायत समितियां होनी चाहिए तथा जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। और इस प्रकार ही वहाँ की जो स्थानीय सरकार है उसका निर्माण किया गया। राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वह 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। राजस्थान के अंदर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ पर हुई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, देश में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू करने वाला जो राज्य था वह राजस्थान था। और राजस्थान में सर्वप्रथम नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। और यह कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को। और इसका जो उद्घाटन किया था वह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और राजस्थान के बाद में जो स्थानीय स्वशासन का लागू करने वाला दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। तो पहला राज्य था आपका राजस्थान और दूसरा राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। अगली समिति की बात करते हैं तो गिरधारी लाल व्यास समिति। तो गिरधारी लाल व्यास समिति के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि इन्होंने ग्रामीण स्तर पर ग्राम सचिव व ग्राम सेवक की नियुक्ति पर बल दिया था।
इन्होंने कहा था कि ग्रामीण स्तर पर जो भी कार्य किए जाते हैं वहाँ पर एक राज्य सरकार का जो व्यक्ति होगा वह ग्राम सचिव या ग्राम सेवक होना चाहिए। नेक्स्ट अशोक मेहता समिति के बारे में। तो अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय प्रणाली पर बल दिया गया था। अशोक मेहता जी ने कितने स्तर पर बल दिया था? इन्होंने द्विस्तरीय प्रणाली पर बल दिया था। जबकि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर बल दिया गया था, जबकि अशोक मेहता जी के द्वारा द्विस्तरीय प्रणाली पर बल दिया गया, जिसमें जिला परिषद और दूसरा पंचायत मंडल होंगे। अशोक मेहता जी ने जिला परिषद जो जिला लेवल पर काम करेगी तथा अन्य जो गांवों के स्तर पर जो भी काम होंगे उन्हें मंडल में डालने की बात कही थी। पीके थुंगन समिति और एलएम सिंघवी समिति, तो इन दोनों समितियों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने पर बल दिया था। अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात करने वाली समितियां थी पीके थुंगन समिति और एलएम सिंघवी समिति। अब देश के अंदर जब पंचायती राज लागू हुआ उस समय कौन सा संविधान संशोधन किया गया था और उसके कितने विषय हैं, कितने कार्य होते हैं और उनके अनुच्छेद और अनुसूची कौन सी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए देश के अंदर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया था। इसका शीर्षक था पंचायत। यह संविधान के भाग 9 में दे रखा है। पंचायती राज जो व्यवस्था है वह संविधान के भाग 9 में दे रखी है और इसका अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ तक। पंचायती राज व्यवस्था जो संविधान के भाग 9 में दे रखी है और उसका अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ तक, जबकि इसे 11वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया था। किस अनुसूची में शामिल किया गया था? 11वीं अनुसूची में। और 12वीं जो अनुसूची है वह आपके नगरीय स्वशासन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था के अंदर कुल कितने कार्य होते हैं? तो कुल कार्यों की संख्या होती है 29। पंचायती राज व्यवस्था में कुल कार्यों की संख्या होती है 29 और इसे नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर भी शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 40 के अंदर भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रामीण स्तर, जिसका संचालन होता है ग्राम पंचायत के द्वारा। दूसरा होता है खंड स्तर पर पंचायत समिति के द्वारा और तीसरा होता है जिला स्तर पर जिला परिषद के द्वारा। तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वह सरपंच होता है, पंचायत समिति का प्रमुख प्रधान कहलाता है, जबकि जिला परिषद का प्रमुख होता है जिला प्रमुख। ग्राम स्तर पर पंचायतें होती है, पंचायतों का अध्यक्ष होता है सरपंच और सरपंच का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब ये हुआ कि सरपंच को जनता के द्वारा वोट देकर ही निर्वाचित किया जाता है और सरपंच की बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वह 21 वर्ष होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि सरपंच जो होता है वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वह अपना त्यागपत्र देता है विकास अधिकारी को। किसको देगा वो? विकास अधिकारी को, यानी डीओ को। जबकि सरकारी अधिकारी होता है उसका वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम सेवक। जबकि पंचायतों की जो बैठक होती है वह 15 दिन में एक। खंड स्तर पर बात करें तो खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की जो संस्था है वह पंचायत समिति होती है, जिसका अध्यक्ष प्रधान कहलाता है और प्रधान का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप में होता है और प्रधान बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। तो प्रधान के द्वारा जिला प्रमुख को त्यागपत्र दिया जाता है और इसका जो सरकारी अधिकारी होता है वह होता है खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी BDO। जबकि पंचायत समिति की जो बैठक होती है उसे 1 माह में करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, जिसका मुखिया जिला प्रमुख कहलाता है। चुनाव इसका भी अप्रत्यक्ष होता है, जबकि ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? संभागीय आयुक्त को देता है। जबकि सरकारी अधिकारी होता है यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जबकि जिला परिषद की बैठकें 3 माह में एक बार करना अनिवार्य होती है। कि पंचायती राज व्यवस्था की जो अवधि होती है वह 5 साल की होती है। सामान्य तौर पर 5 साल की अवधि के लिए ही प्रधान, सरपंच और जिला प्रमुख की नियुक्ति की जा सकती है, किंतु 3/4 बहुमत के आधार पर इनका विघटन भी किया जा सकता है। कि जो अविश्वास प्रस्ताव होगा वह
शपथ ग्रहण की तिथि से 2 साल के बाद में ही लाया जा सकेगा। और जब अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके बाद 6 माह की अवधि में पुनः चुनाव किए जाने होते हैं। इसमें अगर महिला आरक्षण की बात की जाए तो 1/3 महिला आरक्षण होता है, जिसमें ST, SC, OBC और जनरल शामिल होते हैं, जबकि 50% आरक्षण करने की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है, पर वो अभी तक लागू नहीं हुआ। अब आगे बात करें कि जो इनका चुनाव होता है, पंचायती राज और नगर पालिका या नगरीय स्वशासन का जो चुनाव होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो इनका जो चुनाव होगा वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार का या केंद्र निर्वाचन आयोग का कोई भी रोल नहीं होगा। और किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 243 ट के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा के बारे में जानकारी मिलती है और अनुच्छेद 243 ज के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। यह राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 243 ट, ग्राम सभा का अनुच्छेद नंबर 243 क और वित्त आयोग के गठन की बात की गई है 243 ज के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे वो मैंने इसमें देने की कोशिश की है। अगली जो हमारी वीडियो आएगी वह नगरीय स्वशासन पर आने वाली है और उसके बाद इनकी एक MCQ वीडियो भी आने वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।